गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिछली बार हमने स्टेप फाउंडेशन और स्टेप फुटिंग एंड राफ्ट फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था और ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि भाई क्या तरीके का ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर फाउंडेशन बनाना चाहिए। आज वहीं से हम थोड़ा डिस्कशन चालू करेंगे कि किस किस तरीके के फाउंडेशन ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर या लो बेरिंग सॉइल के ऊपर हम बना सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 3 तरीके के फाउंडेशन हम ब्लैक कॉटन सॉइल पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्ट्रिप एंड पैड फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन एंड अंडर रीम पाइल फाउंडेशन। इन सब के बारे में हम डिस्कशन में पढ़ते हैं आगे। स्ट्रिप फाउंडेशन और पैड फाउंडेशन। द स्ट्रिप फाउंडेशन ऑफ वॉल एंड द पैड फाउंडेशन फॉर कॉलम में बी प्रोवाइड फॉर द मीडियम लोड। अगर कोई मीडियम हाइट की बिल्डिंग अपन बना रहे हैं ब्लैक कॉटन सॉइल पे, तो अपन कौन सा फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन और पैड फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिप फाउंडेशन को अपन वॉल फाउंडेशन भी बोलते हैं, ये मैं आपको आगे बता चुका हूँ। और पैड फाउंडेशन तो कॉलम के लिए होता है, यानी स्ट्रिप फाउंडेशन भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए कौन सा फाउंडेशन अपन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं और पैड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। पर कब? जब हमको मीडियम लोडिंग हो, यानी हमारा जो हाई राइज बिल्डिंग ना हो, लोडिंग जो बिल्डिंग पे आ रहा हो वो हमारे पास जब ज़्यादा ना हो, तब हम ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। When the soil is soft and having poor bearing capacity, a 30 centimeter thick layer of blast and moram should be provided and rammed, and then 30 centimeter thick layer of coarse sand may be placed. अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी ना हो, ठीक है, या सॉफ्ट सॉइल हो और आपको हार्ड स्ट्रेटा ना मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके ऊपर ब्लास्ट या और मोरम। अब ब्लास्ट और मोरम क्या होता है? अब ब्लास्ट आपने देखा होगा कि ब्लास्ट किसको बोलते हैं, तो ये एग्रीगेट ही होते हैं, पर मोटे साइज़ के एग्रीगेट अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बड़े साइज़ के एग्रीगेट अपन इसको बोल सकते हैं। ये ब्लास्ट का अगर आपको सही एग्जांपल देखना हो, तो आपको जो रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक के ऊपर आपको जो काले काले तरह कलर के पत्थर दिखते हैं ना, उसको हम ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और मोरम, ब्लास्ट और मोरम, मोरम बहुत छोटे साइज़ के एग्रीगेट होते हैं, एकदम सॉफ्ट सरफेस के एग्रीगेट। इन दोनों का मिक्स अपन को 30 सेंटीमीटर थिक लेयर बनानी है इससे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की थिक लेयर बनानी है। और ब्लास्ट यानी 40 mm से जो एग्रीगेट बड़े हो जाते हैं ना, वो ब्लास्ट में आ जाते हैं, वो प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद उसके ऊपर ही अपन को 30 सेंटीमीटर की कोर्स सैंड की एग्रीगेट की थिक लेयर प्रोवाइड करनी है, जिसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टेप फाउंडेशन कर पाएंगे। ठीक है, और 60 mm थिक लेयर ऑफ कोहेसिव लेस सैंड इज प्लेस्ड बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट एंड इज ऑल्सो फील्ड अराउंड द फुटिंग। ठीक है, फिर 60 सेंटीमीटर की जो थिक लेयर आएगी वो किसकी आएगी, कोहेसिव सैंड की आएगी, जो कि फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट के बिलो, मतलब जो किसके नीचे होगी, जो फाउंडेशन होगा उसके नीचे हम बिछाएंगे, है ना, और उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। फिर सैंड और सैंड भी फिल किया जाएगा कहाँ पे, जो हमारी फुटिंग होगी उसके और इर्द गिर्द आजू बाजू हम उसके अंदर सैंड भी फिल अप कर देंगे। ठीक है, फिर when the soil swells, the sand grain would yield by moving up, thus relieving the soil pressure। फिर उसमें होगा क्या, जैसे ही सॉइल कांटेक्ट में आएगा किसके, मॉइस्चर के, तो वो स्वेल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्वेल करना स्टार्ट कर देगा तो वो क्या रिलीव करेगा, वो अपने अंदर से एक स्वेल प्रेशर रिलीव करेगा, जो कि यल्डिंग के तौर पे हमको बाहर ऊपर उठता हुआ दिखेगा। ठीक है, when the soil shrink, the sand layer would expand, but there will be no discontinuity in the soil support. Sand fill should also be used below flooring। नीचे फ्लोरिंग के नीचे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सैंड फिलिंग को भी। जब सॉइल श्रिंक हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा, तो सैंड की जो लेयर होगी ऊपर जो उसकी होगी, वो एक्सपांड करेगी। ठीक है, पर ये क्या करेगा, सॉइल सपोर्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। सॉइल का जो स्वेल है वो कंटिन्यू रखेगा, जिसकी वजह से सॉइल प्रेशर हमारा हमको
कंटिन्यूस मिलता रहेगा। सैंड फील शुड नॉट बी यूज्ड बिलो फ्लोरिंग, शुड ऑल्सो बी यूज्ड बिलो फ्लोरिंग। हम जो फ्लोर बनाएंगे उसके नीचे भी हम वो सैंड की फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 सेंटीमीटर थिक, 30 सेंटीमीटर थिक, 60 सेंटीमीटर की सैंड की लेयर यहाँ पे डाली। ठीक है, फिर उसके ऊपर अपन ने कंक्रीट का क्या बना दिया, एक फाउंडेशन का बेस बना दिया, फिर उसके ऊपर फुटिंग बनाना स्टार्ट कर दी इस तरीके से। ठीक है, फिर फुटिंग बनाई, फिर उस फुटिंग के बनाने के बाद भी उसको सैंड से हमने अच्छी तरीके से कवर कर दिया। फिर यहाँ पे हमारा प्लिंथ प्रोटेक्टिव लेयर आ गया, तो जिससे फुटिंग हिलेगी नहीं। इस साइड हमको सैंड फिलिंग मिल जाएगी। सैंड फिलिंग के बाद ये वॉल तक का लेवल आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्लिंथ बीम बोलेंगे। इसको भी हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे और उसके ऊपर फिर हम वॉल बनाना कंस्ट्रक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ज़्यादातर किया क्या है कि सारे के सारे जो लेयर है उसको किससे कर दिया है, कवर सैंड से कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 90 to 60 mm की क्या करा है इन लोगों ने, लेयर प्रोवाइड करी है सैंड की। कब प्रोवाइड करी है, जब सैंड फिलिंग स्ट्रक्चर, जब सिंपल सैंड फिलिंग स्ट्रक्चर बनाने तब फिल अ अल्टरनेटिव लेयर ऑफ सैंड एंड मोरम, यानी पहले सैंड, फिर उसके बाद मोरम, फिर बाद में सैंड, फिर बाद में मोरम और फिर बाद में सैंड। ऐसी कितनी 90 to 60 mm सेंटीमीटर की हमको लेयर बनाने की, और उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, अपन फाउंडेशन का बेस बनाएंगे और उसके ऊपर फुटिंग बनाएंगे, और बाकी की जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहने वाली है। इस तरीके से जो हमारा स्ट्रिप एंड पैड फाउंडेशन है वो बनता है। इट इज़ सुटेबल वेयर द स्वेलिंग प्रेशर आर रिलेटिवली हाई। कहाँ पे सूटेबल है ये, जहाँ पे हमारा जो स्वेलिंग प्रेशर है वो हाई रहता है, उसके लिए ये जो फुटिंग है वो एकदम परफेक्ट है। द अल्टरनेटिव लेयर ऑफ मोरम या ब्लास्ट एंड सैंड एक्ट एज स्प्रिंग विच कैन बी compress और expand along with the subsoil movement। जो अल्टरनेट लेयर हमने मोरम की या ब्लास्ट की लगाई है या सैंड की लगाई है, वो किस तरीके से एक्ट करेगी, वो एक कंप्रेशर और एक्सपांडी नेचर में एक्ट करने वाली है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, मेंटेन करेगा, जो किसके मोमेंट के साथ काम करेगा, वो जो सब सॉइल सरफेस होगी ना उसके मोमेंट के हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, it will thus absorb all the moment, thus keeping the footing free from this effect. If the soil is soft and has poor bearing capacity, a 30 centimeter thick layer of blast and moram should first be rammed into the soil। यह पॉइंट ये कह रहा है कि भाई अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम है तो हमको 30 सेंटीमीटर थिक लेयर इसकी बनानी है, ब्लास्ट और मोरम की बनानी है सबसे पहले सॉइल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। इसका पॉइंट का कहने का मतलब ये है। ओवर द टॉप ऑफ इट अ मिनिमम ऑफ 30 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ कोर्स ग्रेन सैंड में बी प्लेस्ड, और उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर थिक लेयर के ब्लास्ट के ऊपर हमको एक और 30 सेंटीमीटर की लेयर बनानी होगी कोर्स सैंड की। ठीक है, in all the three cases the foundation concrete may be done in rigid cement concrete। ठीक है, and if possible it may be contain nominal reinforcement। हाँ, इसके अंदर ऐसा बोला है ये तीन केस के अंदर भी अगर फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट रिजिड सीमेंट कंक्रीट से किया गया है तो वो पॉसिबल है कि वो हम उसके वो नॉमिनल रेनफोर्समेंट यानी नॉमिनल सलिए उसके अंदर लगे हुए होंगे। तो ये था हमारा स्ट्रिप फाउंडेशन और रिपैड फाउंडेशन। ठीक है, इसके बारे में हमको पता चल गया कि किस तरीके से होता है कि सॉफ्ट सॉइल पे यानी ब्लैक कॉटन सॉइल पे इसको बनाया जाता है, और सैंड से इर्द गिर्द उसको वो पूरा सैंड का आजू बाजू उसका पैकिंग किया जाता है। ठीक है, अगर सैंड जहाँ पे पोली हो या कोई जिबलेस सॉइल हो जो कि अंदर जा रही हो तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, मोरम का लेयर बनाएंगे और उसके ऊपर भी सैंड या ब्लास्ट या मोरम का लेयर बना के उसके ऊपर सैंड फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस तरीके से ये जो फाउंडेशन है वो काम करता है।
अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है पियर फाउंडेशन। अब पियर फाउंडेशन आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि पियर किसको बोलते हैं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप ब्रिज देखा होगा आपने, तो ब्रिज के बीच में जितने भी नीचे फाउंडेशन लगे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, गोल शेप के अंदर आपने जिसके ऊपर हमारा ब्रिज टिका हुआ होता है उसको भी हम पियर बोलते हैं। और उसके जो एंडिंग पे, ब्रिज के जो दो एंडिंग पे कंस्ट्रक्शन कंक्रीट का किया हुआ होता है उसको हम एबटमेंट बोलते हैं। तो उसको भी हम पियर फाउंडेशन में कंसिडर करते हैं कि ये ज़मीन के ऊपर भी हो सकता है और ज़मीन के नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके लिए ज़्यादातर पियर फाउंडेशन बनाया जाता है? तो पियर फाउंडेशन उसके लिए बनाया जाता है कि जहाँ पे हमको हैवी लोड, उसके लिए हम ये पियर फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसे इसके अंदर पहला पॉइंट ये लिखा है, फॉर द वॉल कैरिंग हैवी लोड विथ आर्क में बी प्रोवाइडेड, ठीक है। किसी जब कोई भी हैवी लोड का हमको स्ट्रक्चर बनाना हो तब हम क्या करेंगे, आर्क के साथ पियर फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। द पियर आर डग एट रेगुलर इंटरवल एंड फिल विथ कॉन्क्रीट। अब क्या होता है कि ज़मीन है, ज़मीन में मेरे को प्योर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ज़मीन के अंदर गड्ढा करूँगा, उसके अंदर कंक्रीट डाल दूँगा तो मेरा पियर हो जाएगा भैया रेडी। इस तरीके से पियर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। which are connected to the concrete or masonry arc and the wall may be construction over it। और जो कि किससे कनेक्टेड होने वाला है, जो कि कनेक्ट होने वाला है मैशनरी आर्क से कनेक्ट होने वाला है या वॉल से कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। इट इज़ एक्ट एज ए लाइक अ कॉलम, ठीक है। इस तरीके का जो हैवी स्ट्रक्चर हम तब बनाते हैं जब हमें क्या करना होता है, हैवी स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है, तब हम पियर फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। द आर्क आर कनेक्टेड विद द गैप अबव द ग्राउंड लेवल। जो आर्क है वो कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आपको अबव द ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे। जो पियर्स होगा वो नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। विच में बी परमिटेड द मोमेंट ऑफ सॉइल ड्यूरिंग द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑपरेशन। जो कि क्या करेगा, जो वो श्रिंकेज और क्या बोलते हैं स्वेलिंग की प्रोसेस है इसके अंदर, सॉइल के अंदर, उसको परमिट करेगा और वो मूवमेंट को रजिस्ट करवाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पियर और ये है हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे इस तरीके का गड्ढा खोद दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या कर दिया, कंक्रीटिंग भर दिया। कंक्रीटिंग भरने के बाद यहाँ पे मैंने मैशनरी बनाना स्टार्ट कर दिया और ये मैशनरी को मैंने आर्क के द्वारा क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा पूरा का पूरा पियर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने मैशनरी बनाया, फिर ये मैंने आर्क बनाया, यहाँ पे आर्क के ऊपर मैंने कंक्रीट की लेयर डाली और उसके ऊपर क्या कर दिया, वॉल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से पूरा का पूरा जो पियर फाउंडेशन है वो कंस्ट्रक्ट होता है। आप अच्छी तरीके से ये इमेज को देख लीजिए किस तरीके से ये इमेज बनती है, क्योंकि इसके बारे में अपन को आगे भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में पढ़ने में आएगा और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ये फाउंडेशन एक मेन चीज़ होती है कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर, और फाउंडेशन को बनाना और उसका डिज़ाइन बहुत ही हार्ड होता है। तो ये उसके बारे में समझना अपन को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए ये अर्थक्वेक के टाइम पे भी हमको फाउंडेशन ही जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमको बचने में, हमारे स्ट्रक्चर को बचाने में, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इसको ध्यान से सीखिए और इस पर रिसर्च भी करिए। जो हमारा तीसरा है पियर पाइल फाउंडेशन, जो ब्लैक कॉटन सॉइल में अपन यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन के बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं, पर पाइल फाउंडेशन के बारे में आपको मैं बता दूं, जहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन करना होता है ना तब हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। दो तरीके के पाइल फाउंडेशन होते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में आपको आगे भी बताऊँगा। तो अंडर राइम पाइल्स जो आता है वो बोर्डेड कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट पाइल्स हैविंग अ बल्ब शेप्ड एनलार्जमेंट नियर बेस। कास्ट इन सीटू पाइप्स इसको बोलते हैं, जो हम साइड पे कास्ट करेंगे उसको हम कास्ट इन सीटू कंक्रीट का नाम दे देते हैं, पाइल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। जो हम जो जिसका जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो साइट पे रहेगा, ठीक है। दिस पाइल्स आर कॉमनली रिकमेंडेड फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड इकोनॉमिकल फाउंडेशन इन एक्सपेंसिव सॉइल, ठीक है। ये जो पाइल्स है वो कॉमनली कहाँ पे यूज़ प्रोवाइड करा जाता है, जहाँ पे हमको इकोनॉमिकल फाउंडेशन चाहिए और जहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ क्या बोलते हैं जो हमारा एरिया है वो कम है, तो वहाँ पे हम ये जो है फाउंडेशन है वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन द स्ट्रक्चर इज
anchored to the ground or at the depth where ground movement due to the change in moisture content negligible। ठीक है, कहाँ पे रहता है ये जो फाउंडेशन है स्ट्रक्चर का, वो एंकर्ड रहता है किसी ग्राउंड डेप्थ के साथ, जहाँ पे जो ग्राउंड मूवमेंट रहती है वो मॉइस्चर के वजह से जीरो रहती है या नेग्लिजिबल रहती है। ठीक है, अ पाइल हैविंग वन वन बल्ब इज नोन एज सिंगल अंडर रीम्ड पाइल। जो कि एक बल्ब अगर पाइल के अंदर है, मैं आपको बताता हूँ, ये बार बार बल्ब वर्ड आ रहा है, यानी कोई हमको उसके अंदर कोई लाइट का बल्ब वगैरह नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ इसके यहाँ पे बल्ब का मतलब क्या है। आगे जो डायग्राम होगा उसके अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल में बताऊँगा। इट इज़ सीन दैट द लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीज द नंबर ऑफ बल्ब। तो जितना हम बल्ब्स का नंबर बढ़ाएंगे उतना जो हमारा जो बेरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, इन सच अ केस द पाइल इज नेम एज मल्टी अंडर रिम्ड पाइल। द इंक्रीज इन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स कैन बी अचीव बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द पाइल। अगर मेरे को बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डायामीटर है किसका पाइल का वो, और उसकी जो लेंथ है वो हमें को बढ़ा देनी पड़ेगी, तो मेरी ऑटोमेटिकली जो बेरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये है बल्ब। ठीक है, अब इसके अंदर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं बोरिंग से खड्डा खोद दूँगा। ठीक है, बोर कर दूँगा यहाँ से, ओगर बोरिंग निकाल के यहाँ पे मैं पूरा खड्डा खोद दूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इस शेप का हमारे पास एक क्या बोलते हैं हथियार इक्विपमेंट रहता है, जिसको मैं यहाँ से अंदर डालूँगा और जैसे खोलूँगा वो यहाँ से वो मैकेनिज़्म से मैं अगर खोलूँगा तो इस तरीके का शेप में बल्ब में वो वहाँ पे खड्डा हो जाएगा। ठीक है, और वो फिर वो जो इक्विपमेंट है वो उसको मैं बाहर निकाल लूँगा और फिर यहाँ पे मैं कॉन्क्रीटिंग करूँगा। अच्छी तरीके से कॉन्क्रीटिंग करके वाइब्रेटर वगैरह सब मारने के बाद फिर इसके ऊपर मैं क्या प्रोवाइड कर दूँगा, पाइल कैप प्रोवाइड कर दूँगा। और पाइल कैप के ऊपर हम कॉलम बनाएंगे अपने इस तरीके के। ये यहाँ पे देखो फिनिश, फ्लोर फिनिश यहाँ पे आ गई, फिर स्ट्रक्चर का सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। उस तरीके से यहाँ पे कैसा प्रोवाइड किया है, अगर देखो मिडल कॉलम में मेरे को ज़्यादा लोड लग रहा है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दो बल्ब प्रोवाइड कर दिए, जिससे मेरी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेम तरीके से ही कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सेम तरीके का इक्विपमेंट आता है, बस वो जो इक्विपमेंट है उसके अंदर दो बल्ब का क्या बोलते हैं वो रहेगा, खोदने का ऑगर रहेगा। ठीक है, इक्विपमेंट रहेगा, दो बल्ब कंस्ट्रक्ट हो पाए इस तरीके का इक्विपमेंट रहेगा। और फिर उसके ऊपर पाइल कंस्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कॉलम बनाना स्टार्ट कर। तो इस तरीके का जो बल्ब का मैकेनिज्म है वो रहता है। द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अंडर रिम्ड पाइल इज़ वेरी सिंपल। द होल ऑफ कास्टिंग पाइल इन द ग्राउंड में बी बोर्ड बाय द यूजिंग हैंड ऑगर। ठीक है, जो हम मेरे को होल करना है ज़मीन के अंदर तो मैं किससे कर सकता हूँ, कास्टिंग पाइल से भी कर सकता हूँ और हैंड ऑगर से भी कर सकता हूँ। हैंड ऑगर के बारे में मैंने आपको आगे पहले पढ़ाया है इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब आफ्टर बोरिंग इज कैरिड आउट एट रिक्वायर्ड डेप्थ द बेस ऑफ अ बोर होल इज एनलार्ज इन द फॉर्म ऑफ बल्ब नियर इट बेस एंड यूज ऑफ द टूल नोन एज अंडर रिम। ठीक है, जो वो टूल का नाम मैं इक्विपमेंट का नाम बता रहा था उसका नाम है अंडर रीमर। रीमर करके एक टूल आता है जिसको हम अंदर डालते हैं और फिर बाद में ऊपर से उसका जो हुक खोलते हैं तो वो बल्ब के शेप का हमको ग्राउंड के अंदर शेप करके देता है। ठीक है, हो सकेगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में मैं उसका भी डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आफ्टर द पाइल होल आर रेडी फॉर कॉन्क्रीटिंग रेनफोर्समेंट केज आर लोअर्ड इन द होल्स एंड कॉन्क्रीट इज पोर्ड। मेरे को और स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं क्या उसके अंदर रेनफोर्समेंट भी डाल दूँगा। तो रेनफोर्समेंट का जो सिस्टम है उसके बारे में भी मैं आपको आगे उसका एक पूरा डायग्राम दिखाता हूँ किस तरीके का है। द पाइल शुड बी कास्ट एट लीस्ट 200 to 400 the cutoff level. Later on, when the concreting is hardened, the extra length of each pile is broke and the pile top is brought to the desired level. 200 से ऊपर ग्राउंड के हमको पाइल का ऊपरी भाग बनाना पड़ता है, जिस वजह से कभी जो कंक्रीट जब हार्डन होगा उसके बाद हम ऊपर से काट के इस सब सारी पाइल को हम लेवल में बना सकते हैं। ठीक है,
पर अगर पहले से लेवल करके बनाओ तो अच्छा रहेगा। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको उसके बारे में पूरा समझा दिया, किस तरीके से वो फाइलें यहाँ पर बनती है। अब ये आपको डिटेलिंग ड्राइंग में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके का, ये देखो ये फर्स्ट बल्ब है, ये सेकेंड बल्ब है, ठीक है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बोरिंग लेवल करेंगे। ये बोरिंग लेवल है हमको फर्स्ट बल्ब बनाने के लिए, फिर सेकंड बल्ब बनाने के लिए दूसरा लेवल है। ये पाइल का डायामीटर है और ये बल्ब के साथ पाइल का डायामीटर है, जिसको हम डी से डिनोट किया है। और जो पाइल का डायामीटर है वो कितना है, उसको हमने डी से डिनोट किया है, ठीक है। और जो ये एक्सपा 1750 फॉर एक्सपेंसिव सॉइल के लिए अपन एक बल्ब से दूसरे ग्राउंड फ्लोर का जो डिस्टेंस रहेगा वो 1750 तक का जितना का रहने वाला है, ठीक है। और फिर बाद में एक बल्ब से दूसरे बल्ब का डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.2 to 1.5 डी जितना रहेगा, ठीक है। जो डायमीटर है अपना पाइल का, उसके हिसाब से जो डिस्टेंस है वो हमारा उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। और ये बल्ब की लेंथ रहेगी। इस तरीके से पूरा का पूरा जो रिम्ड अंडर रिम्ड फाउंडेशन है वो बनता है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो वो अपने लेक्चर में भी पूछ सकता है। और यहाँ तक आज का सेशन रखते हैं, फिर कल हम बताएंगे कि भाई कॉज ऑफ फेलियर क्या होता है फाउंडेशन का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अगर कल मौका मिला कल परसों के लेक्चर पे तो हम लोग और पाइल फाउंडेशन के बारे में भी या डी फाउंडेशन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और ये लेक्चर्स देखते रहिए और बने रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।